हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के एमसीक्यूज और डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। अभी तक जो है टोटल हम 150 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो आज आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोग के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ ला चुके हैं। जो भी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ को लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है। सामने स्क्रीन पर आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर मैसेज करना और बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन पीडीएफ को खरीद सकते हैं। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोगों ने जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो करते हैं सीधा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 151 नंबर। उत्तल लेंस द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 80 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? तो लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? सीधा सीधा क्या कर देंगे हम, 80/4 कर देंगे, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। तो इसका जो मात्रक होता है बच्चों, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो एफ इज इक्वल टू होता है बच्चों R/2 या फिर R इज इक्वल टू 2F भी हम बोल सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो लास्ट पार्ट है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांच के समतल प्लेट की फोकस दूरी एवं क्षमता बताइए। तो फोकस दूरी अनंत और क्षमता शून्य होती है। अगला प्रश्न है परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता का सूत्र लिखिए। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। नेक्स्ट है अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है या कहलाता है। अगला है अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं या द्वितीय फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न है 158 यहाँ पे रिपीट हो गया है। 159 देखते हैं किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2। इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा क्या, साइन ए अपॉन 2, जहां डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण तथा ए प्रिज्म कोण है। क्वेश्चन नंबर 160 है एक व्यक्ति 1 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है तथा इसका निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस प्रयोग होना चाहिए? तो आंसर है दोष निकट दृष्टि और रब्ता लेंस उसका प्रयोग करना होगा। 161 है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करके। अगला है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में आ जाएगा आपका एफ जी, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। तो यहाँ पे ये एफ नॉट के अपॉन में एफ ई है, याद रखना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 163 है किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस लेकर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 164 है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किन किन राशियों पर निर्भर करती है? तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा अभिदृश्यक में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के शंकु कोण पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 165 है क्या हाइगेंस का सिद्धांत अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों के लिए वैध है? तो बिल्कुल वैध है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच, हीरा तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे 1.5, 2.0, 1.33 है। उचित तर्क देकर बताइए कि इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो देखते हैं कि इनमें से जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। रीजन क्या है? क्योंकि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांकी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला है कम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणें अधिक तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों की अपेक्षा मानव शरीर के ऊतकों के लिए अधिक घातक क्यों होती है? तो आंसर है क्योंकि कम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों की भेदन क्षमता जो होती है अधिक तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों से अधिक होती है। 168 है एक वर्णीय प्रकाश पुंज निर्वात से चलकर एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करता है। आपतित तथा अवर्तित प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्यों में क्या संबंध है? तो लैम्डा आपतित इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपवर्तित इंटू एन। नेक्स्ट है किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।
तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति n इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 5000 इंटू 10⁻10। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अगला है, किसी एक ऐसी घटना का नाम लिखिए जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है। तो टूरमैलिन क्रिस्टल प्रयोग द्वारा प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। अगला है, ध्रुवण की घटना से प्रकाश तरंगों के किस गुण की पुष्टि होती है? तो अनुप्रस्थ प्रकृति की। अगला है, यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है? तो अति परवलयाकार होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवृत्ति के पद में किसी फोटोन की ऊर्जा E के लिए व्यंजक लिखिए। तो E इक्वल टू क्या होता है बच्चों? hv, जहां h क्या है प्लांक नियतांक और v क्या है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीजियम धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो सीजियम धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए धातु के पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगला है, फोटोन का गतिज द्रव्यमान तथा विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का गतिज द्रव्यमान m इज इक्वल टू एच वी अपॉन में सी स्क्वायर या फिर h अपॉन में सी लैम्डा हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया गतिज द्रव्यमान। वहीं अगर विराम की बात करें तो विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अगला है, किसी धातु के कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति में क्या संबंध है? तो फाई नॉट इज इक्वल टू होता है एच वी नॉट, जहां वी नॉट क्या है देहली आवृत्ति। आपको सिंपल ये याद रखना है इतना सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देहली तरंगदैर्घ्य तथा कार्यफलन में सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है बच्चों ये वाला है। इसको देख लेते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य तथा कार्यफलन में क्या संबंध है? तो फाई नॉट इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट, जहां लैम्डा नॉट क्या है देहली आवृत्ति, सॉरी देहली तरंगदैर्घ्य है। अगला है, लिथियम की देहली तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम है, इससे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लिथियम धातु पर गिराने पर क्या होगा? तो लिथियम धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अगला है, जिंक की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए माइक्रो तरंग अवरक्त व पराबैंगनी में से कौन सा विकिरण सबसे अधिक प्रभावी होगा? पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो ई के हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर और ये बेस में क्या आ जाएगा मैक्स आ जाएगा, ठीक है, या फिर इक्वल टू करके एच ब्रैकेट में वी माइनस वी नॉट। कौन क्या है वो बच्चों आप यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सिंपल सा आपको ग्राफ आगे जो दे रखा है इसको बना लेना है। अगला है 182, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो E इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा, जहां सी क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से प्रकाश की किस प्रकृति का ज्ञान होता है? प्रकाश के कण प्रकृति का ज्ञान होता है। 184 है, अल्फा कणों के बड़े कोण से प्रकीर्णन के लिए परमाणु का नाभिक ही उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है अल्फा कण की तुलना में बहुत हल्का होता है, अतः इलेक्ट्रॉन अल्फा कण को बड़े कोण पर प्रकीर्णित नहीं कर सकता। अगला है, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है? तो J इज इक्वल टू है NH अपॉन में 2 पाई, जहां N क्या है कक्षा की क्रम संख्या तथा H प्लांक नियतांक है। अगला है, किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा को परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। 187 है, हीलियम परमाणु का आयनन विभव 24.6 वोल्ट है, इसको आयनित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 188 है, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव का मान बताइए। तो 13.6 है और आयनन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगला है 189, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा एवं पहली कक्षा की ऊर्जाओं में क्या संबंध है? तो आर एन इक्वल टू हो जाता है बच्चों एन स्क्वायर इंटू आर वन, जहां आर वन तथा आर एन क्रमशः पहली तथा nवीं कक्षाओं की त्रिज्या है। अगला प्रश्न है 190, किसी परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या के मान की कोटि बताइए। परमाणु त्रिज्या के मान की कोटि जो है 10⁻⁻10 मीटर तथा नाभिक त्रिज्या के मान की कोटि 10⁻⁻15 मीटर है। अगला प्रश्न है, बोर के अभिकृत के अनुसार nवीं स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? अथवा यही क्वेश्चन घुमा करके पूछेंगे तो बोलेंगे nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा? तो फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, पहले भी हम देख चुके हैं। कोणीय संवेग J इज इक्वल टू होता है NH अपॉन में 2 पाई। नेक्स्ट है, रिडबर्ग नियतांक का मान एवं मात्रक लिखिए। तो 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। तो H अपॉन में 2 पाई हो जाएगा,
अर्थात इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा में कोणीय संवेग सबसे कम होता है। 194 है हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु की nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो ये होता है बच्चों -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 195 है आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या है। तो परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा को परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं, जो कि पहले भी देख चुके हैं। तो और इसका जो मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 196 है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनवी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होगी? तो ई एन इक्वल टू हो जाएगा -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगला है सोडियम ज्वाला, तापदीप्त बल्ब तथा सूर्य के स्पेक्ट्रम के प्रकार लिखिए। तो रेखीय उत्सर्जन, अविरत उत्सर्जन तथा रेखीय अवशोषण, तीनों के यहाँ पे जो है लाइन्स आपको आंसर दिए हुए हैं। 198 है किसी तत्व का परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी बच्चों A माइनस जेड होगी। अगला है पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में क्या समानता तथा क्या अंतर है? तो समानता है दोनों के द्रव्यमान तथा आवेशों के परिमाण जो है बराबर होते हैं, और जो अंतर है वो है दोनों के आवेश विपरीत चिन्हों के हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पादन के लिए गामा किरण फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 201 है और लगभग 15-20 क्वेश्चन और बचे हैं, और इसमें जो है हमारे पूरे जो है टोटल डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो बचे हुए 10-15 क्वेश्चन और हैं उनको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो नाभिकीय बलों के गुण लिखिए। पहला है ये बल अत्यंत तीव्र है, ये बल आकर्षण बल है, फिर है ये बल अत्यंत लघु परिसर बल है, और चौथा है कि ये बल गुरुत्वीय बल नहीं है। नेक्स्ट है युग्म उत्पादन हेतु गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगला है 203 नंबर पर अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों में से कौन युग्म उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहां से उत्सर्जित होती है? तो आंसर है द्रव्यमान की क्षति से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है? यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है? तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बच्चों आप लोगों को यहाँ पर कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने काफी अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में क्या संबंध है? तो आंसर है बंधन ऊर्जा जो होती है नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी अधिक होती है, परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए। तो बंधन ऊर्जा जो होती है बच्चों द्रव्यमान शक्ति इंटू प्रकाश के वेग के होल स्क्वायर के बराबर होती है, या फिर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं डेल ई इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, और यही जो समीकरण है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय बल का अर्थ बताइए। तो नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की दोगुनी हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो द्रव्यमान शक्ति इंटू सी स्क्वायर से हम क्या बोल सकते हैं कि 4 गुनी हो जाएगी। अगला है एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी? तो आंसर जो याद रखना है 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी जो है कैलकुलेशन पूरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? 2 अर्धचालकों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों रहेगा ये। वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला है ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला है दाता अपद्रव्यों से क्या तात्पर्य है? किन्हीं 2 दाता अपद्रव्यों के नाम लिखिए। तो जो अपद्रव्य अर्धचालक को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं दाता अपद्रव्य कहलाते हैं, जैसे ऑर्सेनिक तथा एंटीमनी। अगला है मादन या फिर डोपिंग से क्या तात्पर्य है? तो किसी नैज अर्धचालक में 3 अथवा 5 इलेक्ट्रॉन अशुद्धि को मिलाकर उसकी चालकता में वृद्धि करने की क्रिया मादन या फिर डोपिंग कहलाती है। अगला है पी टाइप अथवा एन टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की उत्पत्ति सहज संयोजन बंधों के टूटने से होती है। नेक्स्ट है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। पहले भी बहुत बारी हम कर चुके हैं। तो पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश
वाहक और जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप चालक में कोटर होते हैं। अगला है, एन प्रकार के चालक बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि जर्मेनियम में मिलाई जाती है? तो आंसर याद रखना है, 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु जैसे ऑर्सेनिक अल्प मात्रा मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक बनता है। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं 4 से 5 कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत पर अग्र तथा उत्क्रम अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अग्र अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है जबकि उत्क्रम अभिनति में बढ़ती है। अगला है, दाता अपद्रव्यों से क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो दाता अपद्रव्यों के नाम लिखिए। ये थोड़ी देर पहले भी हम रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है, एन प्रकार के चालकों में, ये भी हम रिपीट कर चुके हैं शायद। अल्पसंख्यक धारावाहकों के नाम जो हैं, तो एन प्रकार में चालकों में बहुसंख्यक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक होते हैं कोटर। क्वेश्चन नंबर 221 है, पीएन संधि डायोड का पश्चदिशी परिपथ बनाइए। तो सामने डायग्राम है। नेक्स्ट है 222, क्या दिए गए चित्र में संधि डायोड डी अग्र अभिनित है अथवा उत्क्रम अभिनित? आंसर है, संधि डायोड डी जो है उत्क्रम अभिनित है। तो इस तरह से आपके जो डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे जो हैं हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। टोटल जो है 222 क्वेश्चन थे। आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट कैसे मिलेगा? चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके, और अच्छे से मेहनत करते रहनी है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। उन पीडीएफ को बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। तो एक बार मैं और जल्दी से आप लोगों को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता तो आप लोग सिंपली हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर सिंपली मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम बताना है और बहुत ही कम कॉस्ट में हम जो है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए और आप लोग के जो कुछ दिनों की और अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो वो लाइफ टाइम जो है ये आप लोग के काम आने वाली है। तो अगेन आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।